हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल नेम इज़ लाइफ स्टॉक्स। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम हाई स्कूल की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंने आप लोगों को हिंदी सबसे पहला सब्जेक्ट चूज़ किया है हिंदी, और हिंदी का सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम उसके आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हम लोगों का फर्स्ट जो टॉपिक था वो था बहुविकल्पी। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी को उठाया है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होगा, और वन लाइनर क्वेश्चन होगा, और इसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक करेक्ट होंगे। तो मैंने उन चारों को नहीं यहाँ पर लिखा है, चारों में से जो सही हैं सिर्फ उनको मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। और हम इसके साथ साथ जो मैंने ये लिखवाया है, इसके साथ साथ हम आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपको ईज़िली ये क्वेश्चन तैयार हो जाए आप लोगों का। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताती जाऊंगी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इसको याद करने की, रटने की या फिर इस टॉपिक पर प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको मतलब अगर आप रोज़ पढ़ेंगे, सिर्फ सुबह उठकर एक बार इसे सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुबह उठकर इसे एक बार पढ़ना है जब तक पेपर नहीं हो रहा है। और हम गारंटी लेते हैं कि इसमें आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगी। जो आगे थोड़ी बहुत ट्रिक है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ प्लीज़ आप लोग भी इसको नोट करते हुए चलिएगा, ताकि नोट्स एक जगह बने रहें और एग्ज़ाम टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल युग की काल अवधि। इसमें 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में एक सही था, तो मैंने सीधा सही वाले को उठाया है और उसको लिख दिया है। तो शुक्ल युग की काल अवधि, इसमें कुछ थोड़े टफ वर्ड भी होंगे, तो उसका भी हम आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताएंगे, ताकि आप लोगों को उस वर्ड में कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलिए, शुक्ल युग की काल अवधि कब से कब तक की है? काल अवधि मतलब टाइम, काल अवधि मतलब टाइम, मतलब शुक्ल युग का टाइम कब से स्टार्ट होता है? तो आंसर होगा 1919 से 1938 तक। इसको आपको फिर से हम बता रहे हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप लोग रोज़ सुबह उठकर इसको पढ़ लीजिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक, आलोचक मतलब क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा, तो बताइए आलोचक मतलब क्या होता है? आलोचक मतलब होता है रचना लिखने वाला। आलोचक मतलब होता है रचना लिखने वाला। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक मतलब रचना लिखने वाले एवं निबंधकार। निबंधकार मतलब जो निबंध लिखते हैं, निबंध लिखते हैं उनको निबंधकार बोलते हैं। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। शुक्लोत्तर युग, अब यहाँ पर तो बात हो रही है शुक्ल युग की, यहाँ पर बात हो रही है शुक्लोत्तर युग की। तो इसमें मतलब कहीं से भी टेंशन की बात नहीं है। शुक्लोत्तर मतलब शुक्ल युग के बाद के युग को
शुक्लोत्तर युग कहते हैं। आप समझ में आया? ये शुक्लोत्तर देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा हैवी वर्ड है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आया। शुक्लोत्तर मतलब होता है शुक्ल युग के बाद के युग को शुक्लोत्तर युग कहते हैं। इसकी समय सीमा वही सेम हुआ टाइम। इसकी टाइम पीरियड क्या था? 1938 से लेके 1980 तक, यानी 1938 से 1980 तक। नेक्स्ट आता है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? 1850 से। ओके, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ मतलब कब से स्टार्ट हुआ? 1850 ईस्वी से। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन? मतलब हाँ, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन से मैंने सीधा उठाकर एक यहाँ पर आंसर पुटअप कर दिया है, तो उसका आंसर है बाबू गुलाब राय। अब मैंने आपको बोला था कि इसके साथ साथ हम आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे, तो मैंने इस पर एक ट्रिक लिखा हुआ है जिसे हम बता देते हैं। थोड़ा सा आगे बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे चीज़ों को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसे थोड़ा सा इजी करने के लिए इस पे मैंने एक ट्रिक लिखी है। वो ट्रिक है इतिहास गवाह है बाबू को ही गुलाब दिया जाता है। यहाँ से मैंने इतिहास लिया, यहाँ से मैंने बाबू लिया और गुलाब लिया और उसको एक ट्रिक बनाया कि इतिहास अगर आप ये यहाँ तक सिर्फ एक बार पढ़ लेंगी, चाहे वो आप मजाक में पढ़ें, चाहे वो आप थोड़ा फ़नी से मोमेंट में पढ़ें, या फिर आप कैसे भी, अगर आपने ये याद कर लिया, ये याद क्या करना है, थोड़ा सा हंसेंगी और 2-3 बार इसको सिर्फ पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा। अगर ये आपने 2-3 बार पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो इसका आंसर आप डेफिनेटली कभी नहीं भूलने वाली हैं, क्योंकि इसमें से मैंने इतिहास लिया, बाबू लिया, गुलाब लिया और मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाया जिसके ज़रिए आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये बात तो ऑब्वियस सही है भी, इतिहास गवाह है कि बाबू को ही गुलाब दिया जाता है। बाबू ने थाना थाया, बाबू ऐसा वैसा, तो गुलाब देने में क्या जाता है। वैसे भी फरवरी आने वाला है। और नेक्स्ट है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं कौन है? भगवती चरण शर्मा। यहाँ पर मैंने भाग को कॉमन लिया है, भूले बिसरे और भगवती। यहाँ पर मैंने भाग को कॉमन लिया है, इसमें भी भूले बिसरे में भी है और इसमें भी भगवती चरण वर्मा में भी हैं। सो आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, तो शायद आप लोगों को एक कलेक्ट नोट्स मिल जाए, क्योंकि हम इसी तरह सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख मतलब होता है फेमस। उनकी जो फेमस विशेषता मतलब क्वालिटी, जो उनकी फेमस क्वालिटी थी। इसका आंसर है इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित था। इस युग का साहित्य, जो उस युग में साहित्य लिखा जाता था, वो मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित मतलब प्रेरित था। ठीक, अनुप्राणित मतलब प्रेरित था, जो उस टाइम में लिखा जाता था। नेक्स्ट है गोदान के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। अब इसको भी थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा सा वो होगा कि अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे राइटर्स आएंगे, बहुत सारे लेखक आएंगे, बहुत सारे कवि आएंगे, इतिहासकार आएंगे, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है।
मैंने यहाँ से प्रेम उठाया था और यहाँ से दान उठाया था। तो मैंने ये ट्रिक बनाया है प्रेम में कितना दान दिया जाता है। यहाँ से मैंने ये प्रेम उठाया और दान उठाया और मैंने एक ट्रिक बनाया प्रेम में कितना दान दिया जाता है। इसे अगर जैसे आम लैंग्वेज में अगर हम यूज़ करना चाहें तो ये है भी, सही भी है। अगर एक बार प्यार के चक्कर में पड़ जाओ तो ये गिफ्ट वो गिफ्ट ऐसा वैसा, तो मैंने इसी को इस पढ़ाई में मतलब इस क्वेश्चन में लाकर डाल दिया है। और अगर आप ये ट्रिक भी 2-3 बार मजाक के वे में ही अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका ये आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका मैंने कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाया है, तो ये आप लोगों का है कि इसको आप लोग बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम अभी इसके आगे भी आप लोगों को करवाएंगे। आज हम लोग पूरा बहुविकल्पी का टारगेट ख़त्म कर लेंगे।